तो मित्रों, आइए आपका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड आध्यात्म विज्ञान ज्योतिष जन्म कुंडली शास्त्र भाग 2 में। इससे पहले हम थोड़ी दूसरी बात कर लेते हैं। हमारे प्रथम एपिसोड के अंदर में आपने देखा होगा कि हमारी आवाज़ और बोलने की गति उसमें धीमापन था, आवाज़ में धीमापन था। हमें क्षमा करेंगे, लेकिन उस एपिसोड को हम दोबारा तो डाल नहीं सकते, उसे आप सहन कर ले, हमें क्षमा करें। हम दूसरे एपिसोड से कोशिश करेंगे कि आपको इसका कष्ट न हो। इसका कारण कुछ और ही है मित्रों, कि हमारा स्वास्थ्य जो है इन दिनों कुछ ठीक नहीं था। 4 महीने पहले हमारे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, वो भी एक बार नहीं 2 बार। फिर भी हमारी इच्छा हुई कि यह कार्य किया जाए, तो हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले एक समय था जब ज्योतिष शास्त्र या अन्य विषयों पर पुस्तकें लिखी जाती थी और लोगों के अंदर में पुस्तकें पढ़ने का भी एक उत्साह था। लेकिन अब इस बदलते युग के अंदर में नित्य नई पद्धतियाँ जन्म ले रही हैं। यूट्यूब, इसके अंदर में हर सामग्री मिल जाती है। पुस्तकें भी गूगल के ऊपर में अपलोड हो गई है। पढ़ने के कई माध्यम, देखने के कई माध्यम, समझने के कई माध्यम बन चुके हैं। हम आपको एक जानकारी दे देते हैं कि हमारी सन 1998 में प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ज्योतिष प्रश्नोत्तर समीक्षा, कृष्णमूर्ति पद्धति पर आधारित है। उसके बाद में 2004 में हमारी 5 किताबें प्रकाशित हुई थी। आत्मा पृथ्वी के विनाश की ओर, जन्म मृत्यु रहस्य, और इसके पीछे में हमारी कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं। गुरुदत्त महिमा, आध्यात्म ज्योतिष एवं ग्रह दोष, आत्मा पृथ्वी के विनाश की ओर भाग 2 प्रकाशाधीन रही। दुर्भाग्य ऐसा रहा मित्रों कि हमारे कंप्यूटर की सीडी जल गई। दोनों सीडियां खराब हो गई है, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, और हमने उसका बैकअप लेके नहीं रखा था, इसलिए कोई बात नहीं, जो गई उसे जाने दीजिए। एक कहावत है, एक श्लोक है, पुस्तकेषु विद्या पर हस्तगतं धनम प्राप्ते तु विपत्ति काले न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात जो दिमाग में है वही काम का है, और जो हाथ में है वह पैसा काम का है, बुद्धि दिमाग के काम की है। तो मित्रों, अपन आगे बढ़ते हैं आध्यात्म विज्ञान ज्योतिष के भाग 2 के अंदर। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम ज्योतिष के फलित और गणित, इससे संबंधित कुछ जानकारी मोटी मोटी ले लेते हैं जो आवश्यक है। पहले तो इसके लिए पंचांग समझना आवश्यक है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्रियन पंचांग का उपयोग करते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की पंचांग को ही उपयोग में लें, जिससे आपके गणित लगभग सही साबित होगा। मित्रों, क्योंकि अंतर आ जाता है एक दूसरी जगह की पंचांग का लग्न साधन करने के अंदर में, इसलिए अधिक अंतर न आए, इसलिए आप जिस क्षेत्र के हैं, आपके पास में नज़दीक में जहां पंचांग उपलब्ध होती हो, उस पंचांग का उपयोग करें। वैसे पंचांग की भी आजकल आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सी जगह का क्या है, कितना अंतर है, कैसे एक्सेप्ट करता है, ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं उपयोग कम करता हूँ, और उपयोग करने के बाद में भी उसको जांच पड़ताल कर लेता हूँ कि कितना सही है। मित्रों, पंचांग के अंदर में 5 अंगों को सम्मिलित किया जाता है। आप एक बार जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की पंचांग ले आइए, उसको एक बार बड़े अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको पूरी पंचांग की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और जानकारी के साथ कई ऐसी जानकारी होगी कि जो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। तो
पंचांग का अर्थ है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनको मिलाकर 5 अंग। 5 अंग जो है वो पंचांग के अंदर में सम्मिलित है। उसके अलावा अन्य बहुत सारी जानकारी इसके अंदर में दी हुई है। यदि हम ऐसे महाराष्ट्रीयन पंचांग को खोलते हैं तो इसके अंदर में मराठी में लिखा हुआ है, आपके क्षेत्र में हिंदी पंचांग होंगी। ये शके 1943, 20, 21 और 22 की है। इसके अंदर में गुण मिलान का चार्ट दिया हुआ है। आगे ये संत लोगों की जयंती और पुण्यतिथियाँ दी हुई है। उसके बाद में ग्रहण की जानकारी जो वर्ष में है वो, अक्षांश रेखांश के जो अंतर होते हैं वो, उसके बाद में हर दिन के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक के लग्न दिए हुए हैं, किस किस समय में कौन कौन सा लग्न होगा। इस तरह से सारी जानकारी पंचांग में दी हुई है। आप इसे बारीकी से पढ़ लें, समझ लें, ताकि आपको सहायता जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पंचांग के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। संवत्सर 60 होते हैं। संवत्सर जो है वह 60 है, जिनके नाम भी आपको पुस्तक में प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अयन, 2 अयन हैं, जिसे भाग कहते हैं। उसके बाद में ऋतु 6 हैं, जिसके अंदर में 12 माह आते हैं। पक्ष 2 है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो 15-15 दिन के होते हैं। उसके बाद में तिथियां हैं 15 कृष्ण पक्ष की, 15 शुक्ल पक्ष की तिथियां हैं। उसके बाद में वार है 7, सोमवार से लेकर शनिवार तक या रविवार से लेकर शनिवार तक इनका। और 27 नक्षत्र है, एक 28वां नक्षत्र है जिसे अभिजीत कहा जाता है। इस तरह से इनके छोटे छोटे वर्णन, आपको वृहद वर्णन जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। किसी ग्रंथ को ले आइए, किसी पुस्तक को ले आइए, उसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, पंचांग इसलिए आवश्यक है देखना या समझना, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें कई बार पड़ती है। एक पुरानी बात है, मैं जन्म कुंडली बना रहा था, उस समय सब इसकी कोई आदत नहीं थी और न कंप्यूटर था। एक कुंडली बार बार गलती आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। तो मैंने पंचांग चेक किया तो पंचांग में गलती लिखी। मैंने श्रीमान राजेंद्र कर जी को पत्र लिखा कि भी ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने सटीक उत्तर दिया, मुझे संतोष हो गया। तो हमें जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी, यदि कहीं चूक हो रही है तो उसे हम स्वयं ही सुधारने का प्रयास करें। और ये मानव जीवन के अंदर में हमेशा होते रहना चाहिए। हम दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि पिछले एपिसोड के अंदर में आपने एक चीज़ मार्क की होगी कि हमारी पत्नी यानी मेरी पत्नी ने आवाज़ दी और मैंने उसका जवाब दिया, और यह जवाब बहुत आवश्यक था। यह जो कार्य मैं कर रहा हूँ इससे आवश्यक कार्य वह था। क्यों? कि वह अर्धांगिनी है, जितना मेरा अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है। यदि हम पत्नी के ऊपर में अधिकार जताना चाहते हैं तो उसके मान सम्मान की, प्रतिष्ठा की सम्मान करना होगा। अब हम
जन्म कुंडली के उन भागों के ऊपर में जाते हैं। ये देखिए, ये जन्म कुंडली है जो हमने पहले भी बना चुके हैं, बार बार वही बनेगी, कोई नया कुछ नहीं रहेगा। ये जन्म कुंडली का प्रारूप है जिसके अंदर में 12 भाग होते हैं, लेकिन ये 12 भाग 360 अंशों में है, अर्थात एक एक भाग लगभग 30-30 अंश का होता है, टोटल 360 अंश। अब हमने पत्नी की बात जो कहा था वो देखिए कि ये जो आधा भाग है इसमें प्रथम भाग है पुरुष का या स्त्री का, और सप्तम भाग है स्त्री का या पुरुष का, जब तक के विवाह नहीं हुआ तब तक। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है तो ये पुरुष पति हो जाता है और स्त्री पत्नी बन जाती है, स्त्री जो है वो पत्नी बन जाती है, पुरुष पति बन जाता है, भाव वही रहते हैं। इस तरह से ये जो 2 भाग है इसके अंदर में 0 अंश से लेकर, इस बिंदु से लेकर यहाँ तक के 180 अंश होते हैं जो आधा होता है, और यहाँ से यहाँ तक के 181 से 360 तक के दूसरा भाग होता है। हम गिनते हैं ऐसा है। अब यहाँ देखिए कि सूर्योदय हुआ तो सूर्य यहाँ आया, यहाँ था, लेकिन जैसे ही 2 घंटे बाद यहाँ 4, 6 इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ प्रातः 6 लगभग, यहाँ शाम के 6 और यहाँ रात्रि के 12। इन दोनों भागों के अंदर में आप ये देखेंगे कि यह जो भाग है पूर्ण, यह काला भाग है, ये रात्रि का द्योतक है, यहाँ रात हो जाती है, यानी सायं से लेके पुनः सूर्योदय तक के, और इधर में सूर्य रहता है, इसलिए दिन का भाग है। इस दिन वाले भाग के ऊपर में सूर्य का अधिकार है मित्रों, और सूर्य यानी पिता। अब ये पिता कुंडली के लिए नहीं है, जगत पिता है, और ये है माता, इस पे चंद्र का अधिकार है, और ये है जगत माता। वैसे तो पति पत्नी रहते हैं, लेकिन ये पूरा जो है ये सूर्य है और ये चंद्र का अधिकार है। इसे अंधेरा कहते हैं, इसे उजाला कहते हैं, और इन दोनों के आधार पर ही आगे के भाग बनते जाते हैं। मित्रों, अभी तो ये सृष्टि का निर्माण जिस तरह हुआ उसी तरह से मनुष्य अपने परिवार का पति पत्नी के द्वारा विस्तार करता है। अब विस्तार करने के लिए उसे संतान की आवश्यकता होती है, तो संतान में स्त्री यानी पुत्री या पुत्र, इन 2 की ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये जो है भाग ऐसा त्रिकोण बनता है। अब इस त्रिकोण के ऊपर में यह जो भाव है यह संतान का है, ये पिता का है, 9वां भाव पिता का है। आप आश्चर्य न करें, 10वां भाव पिता का होता है, मैं 9वां बता रहा हूँ, आप आश्चर्य न करें। और ये स्वयं का भाव, जब ये त्रिकोण बनता है, ये प्राप्ति होने के बाद में ही ये पिता, ये पत्नी यानी माता, और ये पुत्र या पुत्री,
अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर पुत्र हुआ तो यहाँ माता का स्थान रहेगा, यदि यहाँ पर पुत्री हुई तो ये स्थान बदलकर यहाँ पिता का स्थान हो जाएगा और यहाँ माता का स्थान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है मित्रों, लेकिन इतने से ही काम नहीं चलता। पहला जो योग था मित्रों वह था प्रतियोग, जिसे प्रतियोग कहते हैं, यानी एक दूसरे के सामने का योग। और दूसरा जो है वो नौ पंचम योग है। पहला जो योग था वो है प्रतियोग, प्रतियोग यानी 180 अंश का होता है, जो बहुत शुभ नहीं माना गया है। और दूसरा बनता है नौ पंचम योग। नौ पंचम यह शुभ माना गया है। क्यों? उसके कारण है प्रतियोग के अंदर में हमेशा वाद विवाद बने रहते हैं। घर पति पत्नी जो है ये वाद विवाद के बिना तो जीवित रह ही नहीं सकते। लेकिन मित्रों एक बात आपको बता दें, एक जो है माता है और एक पिता है सृष्टि का। हम उसके अधिकार में रहकर कार्य करते हैं, इसलिए विरोध होते हुए भी दोनों सामंजस्य करते हुए जीवन चलाएं तो ही सार्थक हो सकता है। तू मैं करके जीवन व्यापन करना और रोज़ तलाक लेना और रोज़ दूसरे विवाह करना, यह मानव जाति के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। यह तो वही बात हुई कि प्राचीन काल के अंदर में जब लोग झुंड बनाकर रहा करते थे, जो राशियों में आता है झुंड बनाकर रहा करते थे, वैसी ही किस्सा हो गई। आज इससे शादी, कल उससे शादी। मित्रों विवाह का अर्थ यह है कि पति पत्नी कितने भी वाद विवाद करें, झगड़ें, परंतु मिलजुल कर जीवन व्यापन करें और संपूर्ण जीवन को सफल बनाएं, ताकि उनकी संतान भी सुख की प्राप्ति करें और शर्मिंदगी महसूस न करें। मित्रों जीवन के अंदर में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती रहती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य सुख पाने की अभिलाषा के अंदर में देखता रहता है, और सुख पाने की अभिलाषा के अलावा और कुछ होता नहीं। मित्रों अब इसके आगे हम चलते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखी रखें और प्रेम से रहें। हम पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इसका अध्ययन देख चुके हैं शॉर्ट में, और अब आपको दूसरी थोड़ी मैथमेटिकल जानकारी दे देते हैं कि हमने जो 360 अंश देखे, ये वास्तव में जन्म कुंडली का प्राचीन प्रारूप है। इसके अंदर में इस गोल के संबंध में कला, विकला, अंश आदि आदि आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर में ऐसा बना हुआ था हम ये जो है इसके अंदर में एक कला में 60 विकलाएं होती है। 60 कला में एक अंश होता है। 30.20 अंश का एक नक्षत्र का चरण होता है। 13.20 कला का एक नक्षत्र पूर्ण होता है। 30 अंश की एक राशि है। 30 अंश यानी ये एक राशि है। अब ये गोला होने के, ये ऐसा चौकोन होने के कारण समझाने में कठिनाई होगी, इसलिए हम ऐसा इसे बांट लेते हैं। ये जो है ये 15 अंश यहाँ से और 15 अंश यहाँ से, यह जो 30 अंश है
ये 30 अंश की एक राशि है और 12 राशियों का पूरा चक्र हो जाता है, जो जन्म कुंडली का प्रारूप कहला रहा है। इसके अंदर में एक विशेष बात यह आती है कि यहाँ पर राशियाँ आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हमने जो एक लिखकर जो आपको समझाने का प्रयास किया, इसे कहते हैं नैसर्गिक जन्म कुंडली या नैसर्गिक कुंडली, जो निसर्गतः प्रतिस्थापित की गई है। क्यों कि एक बात आपको बता दें, हमने क्योंकि ये जो राशियों का जो संज्ञा है, ये वेदांग ज्योतिष के पहले नहीं थी, इसका प्रचार जो है बाद में हुआ। लेकिन ये जो राशियां हैं 12, पहले मेष और उसके बाद में 12 राशियां जो है इसे बताया गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों के चक्र के अंदर में आपने देखा होगा कि इसके अंदर में प्राणी भी है और मनुष्य भी है, नारी भी है, लड़की भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, आपको शायद मालूम नहीं है कि इसी ज्योतिष शास्त्र से सारी उत्पत्ति हुई है, अन्य ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। जैसे शरीर लक्षण विज्ञान या फेस रीडिंग जिसे कहा जाता है, उसके अंदर में कई बार देखते हैं कि इसका चेहरा तो भेड़ के जैसा है,